दोस्तों, आरपीएससी सेकंड ग्रेड के सिलेबस के अनुसार केमिकल बॉन्डिंग एवं मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर नामक शीर्षक पर मैं 3 वीडियो अपलोड कर चुका हूँ। ये नेक्स्ट वीडियो है। तो आज की इस वीडियो में मैं आपको पढ़ाऊँगा वीएसईपीआर थ्योरी, द्विध्रुव आघूर्ण और इसके कुछ एप्लीकेशन पार्ट। तो ये आपके जो सेकंड उसके लिए बहुत फ़ायदेमंद है, क्योंकि मैं विद ट्रिक इसको एक्सप्लेन कर रहा हूँ और बहुत कम समय में ज़्यादा से ज़्यादा आपको कंटेंट देने की कोशिश कर रहा हूँ। तो देखिए और इस टॉपिक को हम स्टार्ट करते हैं। तो सर्वप्रथम हम स्टार्ट कर रहे हैं आज द्विध्रुव आघूर्ण, डायपोल मोमेंट। तो पहली बात ये आती है कि ये होता क्या है? तो मान लिया जाए कोई मॉलिक्यूल है ए और बी, इस पर पार्शियल पॉजिटिव है, इस पर पार्शियल नेगेटिव है, ठीक है? आंशिक धनावेश और आंशिक ऋणावेश। इसके बंध के बीच की दूरी है डी, ठीक है? तो अब ये द्विध्रुव आघूर्ण होता है क्या? तो इट इज द प्रोडक्ट ऑफ चार्ज सेपरेशन एंड इंटर एटॉमिक डिस्टेंस। मतलब ये जिस पर जो चार्ज सेपरेट हुआ, इस चार्ज एवं इन दोनों एटम के बीच की दूरी का गुणनफल ही क्या होता है? द्विध्रुव आघूर्ण। अब क्यू को क्यू के रूप में लिख सकते हैं या आवेश को ए की फॉर्म में भी हम शो कर सकते हैं। तो यहाँ पर ई क्या है? चार्ज सेपरेशन। और डी क्या है? इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, दोनों परमाणुओं के बीच की दूरी। क्लियर? अब देखिए, हम एक बात बताने की कोशिश कर रहे हैं, वो ये है कि द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, वेक्टर वेक्टर क्वांटिटी है। और इसकी दिशा, जब सदिश है तो उसकी कोई ना कोई दिशा होगी। मान लीजिए इस पर धनावेश है और इस पर ऋणावेश है। ये ऋणावेश क्यों आया? क्योंकि ये बॉन्ड पेयर थोड़ा सा बी परमाणु की तरफ खिसक गया। तो ए पर पार्शियल धनावेश और बी पर पार्शियल ऋणावेश। तो द्विध्रुव आघूर्ण एक सदिश राशि है, तो इसकी दिशा धनावेश से ऋण आवेश की तरफ होती है। क्लियर? ये याद रखना है। तो यहाँ पर ये कैसे हुई? तो अपन ने ये माना कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो ए की किससे कम है? बी से। इसलिए बॉन्ड पेयर किधर खिसक गया? बी की तरफ। इस पर पार्शियल ऋण आवेश आ गया, तो इसकी जो दिशा हो गई यहीं से बी की तरफ हो गई। माना कि ए एवं बी के बीच में जो आयनिक बंध है, अगर मैं ऐसा मान लूँ, अभी तो क्या आ रहा था? देखो, एक बात हमेशा क्लियर होनी चाहिए, अभी जो ए और बी के बीच में क्या है? ये संयोजक बंध उपस्थित है और इसमें थोड़े से आयनिक लक्षण आ गए। तो ये पार्शियल धनावेश और पार्शियल ऋणावेश था, आंशिक आंशिक। लेकिन यदि पूरा बंध ही टूट जाए तो इस पर पूरा का पूरा धनावेश आ जाएगा और इस पर पूरा का पूरा ऋण आवेश आ जाएगा और ये क्या बन जाएगा? प्योर आयनिक बंध। क्लियर? क्या बन जाएगा? प्योर आयनिक बंध। तो मैंने माना ए एवं बी के बीच में आयनिक बंध है। तो यदि ए और बी के बीच में आयनिक बंध है, तो क्या होगा? ए प्लस बी माइनस, पूरा का पूरा चार्ज क्या हो गया? सेपरेट, यानी पूरा का पूरा आवेश अलग अलग हो गया। तो कंप्लीट चार्ज सेपरेशन, डेट इज एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर कितना चार्ज होता? अगर हम ईएसयू इलेक्ट्रोस्टैटिक यूनिट में निकाले तो 4.802 इंटू 10 की घात माइनस 10 ईएसयू होता है। और यही होता है चार्ज ऑफ वन इलेक्ट्रॉन। एक इलेक्ट्रॉन के ऊपर जो आवेश होता है वो, यदि कूलम में लिखे इसको, तो ये होता है 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। क्लियर? और माना कि इन दोनों एटम के बीच की जो दूरी है, इंटर एटॉमिक डिस्टेंस, वो कितनी है? वो है 1 एंगस्ट्रॉम। क्लियर? अगर ये 1 एंगस्ट्रॉम है तो 1 एंगस्ट्रॉम में कितना सेंटीमीटर इनवर्स होता है? सॉरी, 1 एंगस्ट्रॉम को यदि हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करें तो 10 की घात माइनस 8 सेंटीमीटर होता है और 10 की घात माइनस 10 मीटर होता है। क्लियर? इसलिए म्यू बराबर, मतलब द्विध्रुव आघूर्ण निकाले तो ये ए का मान रख दिया और ये डी का मान रख दिया, मल्टीप्लाई किया तो ए और डी कितना हो गया? 4.8
4.802 4.802 इंटू 10 की घात -18 ESU इंटू सेंटीमीटर विद यूनिट हमेशा मान रखना है। ठीक है? और यही होता है 4.802 डिबॉय, क्योंकि एक डिबॉय में होता है 1 इंटू 10 की घात -18 ESU इंटू सेंटीमीटर। क्लियर? और यदि इलेक्ट्रॉन का अगर हम कूलाम में ले वैल्यू, एक कूलाम में कितना होता है इलेक्ट्रॉन के ऊपर आवेश कूलाम के रूप में 1.6020 इंटू 10⁻⁻⁹ कूलाम। और जो दूरी होती है उसको हमने एक एंगस्ट्रॉम ही माना है। एक एंगस्ट्रॉम का मान होता है 10 की घात -8 सेंटीमीटर। तो ये जो हो जाएगा फिर सेंटीमीटर कूलाम इंटू सेंटीमीटर में जो मान आएगा वो आएगा म्यू का 1.6020 इंटू 10 की घात -27 कूलाम इंटू सेंटीमीटर। क्लियर? ये दोनों का दोनों आपको पता होना चाहिए, यहाँ से डायरेक्ट आपके क्वेश्चन आ सकता है न्यूमेरिकल टाइप। ठीक है? अब ये तो था आपके द्विध्रुव आघूर्ण। अब अगर द्विध्रुव आघूर्ण को प्रभावित करने वाले कारक देखिए, सिंपल सा कुछ भी नहीं है, म्यू बराबर क्या था ई इंटू डी। अब दोनों का प्रोडक्ट है, ई बढ़ेगा तो भी म्यू बढ़ेगा और डी बढ़ेगा तो भी म्यू बढ़ेगा। क्लियर? तो अगर ई कब बढ़ेगा, तब दोनों के बीच में विद्युत ऋणता का अंतर बढ़ेगा, यानी विद्युत ऋणता का अंतर बढ़ेगा, दोनों परमाणुओं के बीच की विद्युत ऋणता का अंतर बढ़ेगा तो चार्ज सेपरेशन बढ़ेगा, चार्ज सेपरेशन बढ़ेगा तो म्यू का मान भी बढ़ेगा। दूसरा है इंटर एटॉमिक डिस्टेंस पर निर्भर करता है। मैंने कहा ना डी बढ़ेगा तो जैसे-जैसे डी बढ़ेगा वैसे-वैसे म्यू भी बढ़ेगा। ठीक है? अब ये तो थी इसकी कॉमन जानकारी। मेन जो आपके न्यूमेरिकल आता है वो यहाँ से आता है तीसरा पॉइंट। तीसरा प्रभावित करने वाला कारक है ना वो। पहला तो हो गया आपके विद्युत ऋणताओं का अंतर डेल्टा ई एन। दूसरा हो गया डी। जो तीसरा है आपके ये 1 और 2, तीसरा है वह द्विध्रुव आघूर्ण का विशेष विन्यास स्पेशल ओरिएंटेशन। यहाँ से आपके न्यूमेरिकल बनता है। माना कि ए से बी और ए से बी दो द्विध्रुव आघूर्ण है, इसका मान म्यू 1 है, इसका मान म्यू 2 है और इन दोनों के बीच का जो कोण है बंद कोण वो थीटा है। इसका जो रिजल्टेंट परिणामी म्यू होगा वो इस दिशा में होगा। ठीक है? और इस पर आप जो अप्लाई करते थे वो करते थे चतुर्भुज का नियम। चतुर्भुज के नियम से जो म्यू का फॉर्मूला आता था रिजल्टेंट, म्यू परिणामी का, वो आता था म्यू 1 का स्क्वायर प्लस म्यू 2 का स्क्वायर प्लस 2 म्यू 1 म्यू 2 डॉट कोस थीटा का अंडर रूट। क्लियर? ये फॉर्मूला है। इसके बेसिस पर आपके सारे न्यूमेरिकल हो जाएँगे। तो यहाँ इस स्पेशल विन्यास के बेसिस पर मैं 3 कंडीशन ले रहा हूँ। फर्स्ट कंडीशन फर्स्ट कंडीशन ये है कि फर्स्ट कंडीशन ये है वो ये ओ डबल बॉन्ड सी डबल बॉन्ड ओ। मैंने पहला उदाहरण लिया ये। ठीक है? ये उदाहरण लिया मैंने सी डबल बॉन्ड ओ डबल बॉन्ड ओ। इसका मतलब ये हुआ कि सी डबल बॉन्ड ओ ये क्या है CO2। क्लियर? अगर इस ज़्यादा विद्युत ऋणता किसकी है? ऑक्सीजन की। तो इसकी दिशा इधर होगी, इस म्यू की दिशा इधर होगी। इसको मान लिया जाए मैंने म्यू 1 मान लिया, इसको मैंने मान लिया म्यू 2। क्लियर? अब यहाँ पर दोनों तरफ ऑक्सीजन है, तो यहाँ पर म्यू 1 बराबर क्या है? म्यू 2। ये भी क्लियर? अब यदि इसका रिजल्टेंट निकालें इसके लिए, तो म्यू बराबर फ़ॉर्मूला क्या था? वो था म्यू 1 स्क्वायर प्लस म्यू 2 स्क्वायर प्लस 2 म्यू 1 डॉट म्यू 2 डॉट कोस थीटा। यहाँ थीटा कितना है? थीटा है यहाँ पर 180 डिग्री। ठीक है? अब म्यू 2 भी म्यू 1 है और म्यू 1 भी म्यू 2 है। तो म्यू 1 का स्क्वायर प्लस म्यू 1 का स्क्वायर प्लस 2 म्यू 1 डॉट म्यू 1 डॉट कोस। क्लियर? अब ये तो हो गया कितना हो गया देखो, म्यू 1 स्क्वायर प्लस म्यू 1 स्क्वायर 2 म्यू 1 स्क्वायर प्लस म्यू 1 पर म्यू 1 से मल्टीप्लाई किया तो 2 म्यू 1 स्क्वायर डॉट। क्लियर?
अब बात ये आती है कि cos थीटा की जगह कितना रख दूँ मैं 180 डिग्री और cos 180 होता -1 क्लियर? तो मैं इसका मान रखूँगा तो ये आएगा मेरे पास 2 म्यू 1 स्क्वायर प्लस 2 म्यू 1 स्क्वायर माइनस 1 तो ये रिजल्टेंट हो जाएगा मेरे पास 0। तो इस मॉलिक्यूल का ओवरऑल परिणामी जो द्विध्रुव आघूर्ण है फर्स्ट कंडीशन कब जब दोनों एटम एक जैसे हो दोनों तरफ जुड़े हो और बंद कोण कितना हो 180 डिग्री तब जो परिणामी म्यू आता है वो आता है 0 क्या आ जाता है म्यू 0 यानी कि ये जो अणु है वो क्या है अध्रुवीय क्लियर जो फर्स्ट कंडीशन है वो क्लियर हो गई तो इसका मतलब है कि ये मॉलिक्यूल क्या कहलाएगा नॉन पोलर मॉलिक्यूल तो सेकंड कंडीशन है अपने पास सेकंड कंडीशन उसको देखते हैं जो सेकंड कंडीशन है उस कंडीशन में ये और ये म्यू 2 है ये म्यू 1 है दिशा ऐसे है ये ए और ये बी और ये बी क्लियर उसके बीच का कोण थीटा है और ये दे रखा अपने पास 120 डिग्री सेकंड कंडीशन ये क्लियर तो पहली बात तो ये है कि cos 120 होता है माइनस हाफ पहली बात तो ये क्लियर और इसके बाद है यहाँ पर ये भी है कि जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी का है वो बी की ज़्यादा है किससे ऐसे ठीक है तो इसकी दिशा किधर रहेगी इस साइड में और इसकी दिशा इस साइड में इसका परिणामी आएगा इधर क्लियर अब मान रखिए यहाँ पर एक कंडीशन और म्यू 1 बराबर क्या है म्यू 2 क्योंकि दोनों बी है ना तो जो परिणामी म्यू रहेगा वो देखिए अंडर रूट म्यू 1 स्क्वायर प्लस म्यू 2 की जगह भी क्या रख दूँ म्यू 1 स्क्वायर प्लस 2 म्यू 1 स्क्वायर डॉट cos 120 कितना रहता है माइनस हाफ तो ये 2 से ये 2 कट गया ये बचा म्यू 1 स्क्वायर तो देखिए 2 म्यू 1 स्क्वायर माइनस म्यू 1 स्क्वायर और क्या बचा अपने पास म्यू 1 स्क्वायर तो जो परिणामी म्यू आया वो किसके इक्वल आया म्यू 1 के इक्वल ठीक है क्लियर इसका मतलब है कि अगर 120 डिग्री का कोण है तो विशेष विन्यास मतलब दो द्विध्रुव आघूर्ण के बीच का 120 डिग्री कोण है उसका म्यू 1 जो परिणामी म्यू द्विध्रुव आघूर्ण आएगा पूरे मॉलिक्यूल का वो किसी एक बंध के म्यू द्विध्रुव आघूर्ण के इक्वल होगा ठीक है क्लियर जो तीसरी कंडीशन है इसी का एक और एग्जांपल मैं ले लेता हूँ देखो एग्जांपल लेता हूँ एग्जांपल तो मैंने बताया ही नहीं मैं ले रहा हूँ BF3 बोरोन ट्राइफ्लोराइड इसका जो बोरोन का संग्रहण है वो sp2 है इस कारण से ये रहेगा देखो त्रिकोणीय समतलीय क्लियर और इसके बीच का जो कोण रहता है वो कितना रहता है 120 डिग्री अब देखो इसका और इसका परिणामी तो यहाँ आएगा इन दोनों बंद का आएगा कि नहीं परिणामी म्यू तो म्यू किसके इक्वल है किसी एक बंद के इक्वल ये म्यू इक्वल है म्यू 1 के और ये है अपने पास म्यू 1 तो ये इन दोनों के बीच में इस म्यू 1 और इस परिणामी के बीच का जो बंद कोण हो गया कितना हो गया 180 डिग्री जैसे 180 डिग्री हुआ तो म्यू क्या हो गया टोटल का 0 तो मतलब BF3 मॉलिक्यूल क्या है अध्रुवीय अणु समझ में आ गया क्लियर अगर ये समझ में आ गया तो आगे बढ़ते हैं जो थर्ड कंडीशन है वो ये है अपने पास कि जब दोनों डाइपोल मोमेंट एक ही दिशा में हो सर एक ही दिशा में ये म्यू 1 और ये म्यू 2 तो कोस जो थीटा का मान है इस बार कितना 0 इसलिए कोस 0 का मान होता है कोस 0 का मान कितना होता है 1 ठीक है तो जो परिणामी म्यू आएगा वो देखिए म्यू 1 को तो स्क्वायर म्यू 1 स्क्वायर और म्यू 2 को भी क्या माना म्यू 1 स्क्वायर म्यू 1 ही माना ना प्लस 2 म्यू 1 इंटू म्यू 1 स्क्वायर कोस 0 0 तो देखो कोस 0 क्या है 1 क्लियर तो देखो यहाँ पर 2 म्यू 1 स्क्वायर प्लस
2 म्यू 1 स्क्वायर बराबर कितना आ जाएगा 4 म्यू 1 स्क्वायर क्लियर? तो 4 म्यू 1 का स्क्वायर मतलब 2 म्यू 1 तो परिणामी आया है अपने पास वो आया है 2 म्यू 1 यानी कि दोनों का अलजेब्रिक सम दोनों इधर आगुण जुड़ कर के आ गया अपने पास परिणामी क्योंकि दोनों एक ही दिशा में है। इसका मतलब ये है कि यदि दोनों एक ही दिशा में हो तो परिणामी क्या हो जाता है? डबल हो जाता है। जस्ट उसका रिजल्टेंट है वो डबल हो जाता है। अब ये आपके ऐसे समझ में नहीं आएगा। मैंने 3 कंडीशन आपको बता दी है, लेकिन जो क्लियर होगा ना ये वो होगा आपके उदाहरण से। तो पहला उदाहरण लिया मैंने आपके पास PCl5 क्लियर? अब मैंने आपको संकरण निकालना सिखाया है। फास्फोरस का संकरण क्या रहेगा? वो रहेगा 1, 2, 3, 4 और 5। 5 में से क्या जुड़ रही है? पाँचों के पाँचों क्लोरीन जुड़ी हुई है। 5 रहता तो क्या रहता है? sp3d क्लियर? जब sp3d है तो इसमें क्या होता है? ये फास्फोरस केंद्रीय धातु परमाणु 3 तो ये ऐसे है और 2 ये ऐसे। एक जलबंध लंबे होते हैं इक्वेटोरियल की तरह, ठीक है? ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन, ये फ्लोरीन। यहाँ पर फ्लोरीन जुड़ी हुई है, यहाँ पर फ्लोरीन जुड़ी ये बंद कोण तो है 120 डिग्री का और ये बंद कोण है आपके ये बंद कोण है आपके दोनों एक जेल का 180 डिग्री का। ये एक जेल है अक्षीय और ये कौन से निरक्षीय इक्वेटोरियल तीनों के तीनों फ्लोरीन। ये एक्चुअल में इस प्रकार से है आपके जैसे कि आप देख लो ये एक है फिर एक ये और यूं जुड़ के तीन तो ये इसका आगे आपका आगे तीन तो ये समतल त्रिकोणीय समतल अब एक ऊपर है इसके लंबवत और एक इसके लंबवत नीचे है। ये 2 हो गए अक्षीय और ये 1, 2 और 3 क्या हो गए निरक्षीय। क्लियर? यहाँ पर क्लियर हो गया। अब देखिए इसकी दिशा इधर है, इसकी दिशा इधर है और इसकी दिशा इधर है। क्लियर? तो इसका जो परिणामी आएगा वो आएगा इन दोनों के इक्वली आएगा और वो रहेगा म्यू बराबर म्यू 1। क्लियर? अब ये म्यू 1 इस म्यू 1 के साथ क्या हो जाएगा? ये दोनों का 180 डिग्री हो गया ना? कैंसल आउट और ये म्यू 1 इस म्यू 1 के साथ क्या हो जाएगा? का इधर है अक्षीय अक्षीय का अलग एक दूसरे को क्या कर देंगे कैंसल आउट। ये भी हो जाएगा परिणामी कैंसल होता है 0। जो पीसीएल के लिए जो टोटल रिजल्टेंट आएगा वो म्यू क्या आएगा 0। इसका मतलब ये अणु कौन-सा है? अध्रुवीय। आ गया आपके समझ में? आराम से कुछ भी नहीं है। पहले इसमें नियम लगा लो आप इन तीनों में। जैसे इसमें नियम लगाओगे तो इसका परिणामी इस दिशा में आएगा। ये परिणामी म्यू 1 के इक्वल है और इसके अपोजिट है ये वाला म्यू 1 तो ये दोनों एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे और अक्षीय अक्षीय एक दूसरे को कैंसल आउट कर देंगे। टोटल क्या हो गया? 0। अगर अब भी समझ में नहीं आया तो एक उदाहरण और देता हूँ। वो उदाहरण है देखिए, ये है आपके पास बेंजीन। एक सीएल जुड़ा हुआ है, दूसरा सीएल, तीसरा ठीक है? इसकी दिशा द्विध्रुव आघूर्ण के इस साइड में रहेगी, इसकी इधर रहेगी, इसकी रहेगी इधर। इसका परिणामी म्यू निकालना है। ये भी म्यू 1 ये भी म्यू 1 और ये भी म्यू 1 क्लियर? क्योंकि सीएल है ना तो ये तो सबका इधर प्रत्येक बंद का क्या आ जाएगा? माना जाएगा। अब देखिए इस और इस सीएल अगर इस वाले सीएल और इस वाले सीएल को आगे बढ़ाइए एक दूसरे के यानी कि मैंने इसको ऐसे और इसको ऐसे बढ़ाया, ये दोनों सीएल को, है ना? तो ये सीएल और सीएल जहाँ मिल रहे हैं वहाँ से बंद कोण बन रहा है 120 डिग्री आप बेंजीन में जानते भी होंगे। यहाँ से इसका और इसका कितना है 120 डिग्री। तो इसका परिणामी आएगा इस दिशा में, ठीक है? मैं कलर चेंज कर लेता हूँ। इसका जो परिणामी आएगा वो आएगा इस दिशा में। फिर ये रहेगा म्यू 1 के इक्वल। अब ये दोनों एक ही दिशा में हो गए। ये वाला
इधर आया ना परिणामी म्यू बराबर किसके इक्वल है? म्यू1 के। ये और ये क्या हो गया? एक ही डायरेक्शन, जब दोनों एक ही दिशा में हो गए तो थीटा कितना हो गया? 0। 0 होते ही कितना हो जाता है? डबल हो जाता है ये। तो जो परिणामी रहेगा इस मॉलिक्यूल का पूरे का कितना रहेगा? म्यू1 का दुगुना, 2 म्यू1। इसलिए अणु क्या रहेगा? ध्रुवीय अणु। ध्रुवीय अणु। क्लियर? अब तो मेरे अकॉर्डिंग यहाँ से आपके क्लियर हो गया होगा। क्लियर? अब यदि इसमें ऐसा बोल दे वो कि एक CCl बंध के लिए जो म्यू1 का मान है 1.08 डिबोई, तो इस अणु के लिए परिणामी म्यू का मान रहेगा म्यू1 का या एक CCl बंध के लिए, तो परिणामी कितना हो जाएगा? म्यू बराबर 2 इंटू म्यू1 बराबर 2 इंटू 1.08 डी बराबर 8 दूनी 16 2.16 डिबोई हो जाएगा। जस्ट दुगना हो जाएगा ना, यही आंसर है। क्लियर? ये न्यूमेरिकल हो गया आपका। अब देखिए इसके बाद एक एग्जांपल और ले लेता हूँ मैं आपके, फिर आगे बढ़ूँगा। एक एग्जांपल और देख लो। वो एग्जांपल है ये बेंजीन, इस पर एक Cl ये, एक Cl ये और एक Cl यहाँ पर जुड़ा हुआ। 3 Cl है। अब देखिए इनको आगे बढ़ाओ आप, आगे बढ़ाओ। तो यहाँ पर आपको ऐसा लग रहा होगा कि इन तीनों का ये त्रिकोणीय समतलीय हो गया, ये Cl और ये Cl। इनका बीच का बंध कोण हो गया 120 डिग्री। इसका जो परिणामी आएगा वो इस दिशा में आएगा, इस दिशा में। ये म्यू1 के इक्वल रहेगा इन दोनों का परिणाम। किनका? इन दोनों का जो रिजल्टेंट द्विध्रुव आघूर्ण है वो म्यू1 रहेगा और इस दिशा में रहेगा। ये दिशा इस दिशा के क्या है? जस्ट अपोजिट। और इन दोनों के बीच का जो बंध कोण रहेगा कितना रहेगा इस बार? 180 डिग्री। जैसे 180 डिग्री हुआ तो इस ओवरऑल मॉलिक्यूल का जो म्यू रहेगा वो कितना आएगा? 0, है ना? ये मॉलिक्यूल क्या है? ये ध्रुवीय। मेरे हिसाब से आपके इन 3 एग्जाम्पल से ये पूरी तरीके से क्लियर हो गया होगा कि द्विध्रुव आघूर्ण का विशेष विन्यास किसी अणु के ध्रुवीय होने अथवा अध्रुवीय होने पर कितना ज़्यादा निर्भर करता है। तो जो आपके मोस्ट इम्पोर्टेंट पॉइंट है, कौन-सा? जिससे न्यूमेरिकल आता है वो यही है, द्विध्रुव आघूर्ण का विशेष विन्यास। यहाँ पर आपको ज़्यादा कुछ ध्यान नहीं देना है, यहाँ पर आपको एक तो ये फ़ॉर्मूला याद रखना है, रिजल्टेंट द्विध्रुव आघूर्ण का जो कहाँ से आया था? चतुर्भुज के नियम से, जो आप 11th की फिजिक्स में भी पढ़ लेते थे। क्लियर? और इसके बेसिस पर 3 कंडीशन थी, 180 डिग्री कोण की, 120 डिग्री कोण की और 0 डिग्री कोण की। इससे ज़्यादा आगे नहीं बढ़ेगा आपका आरपीएससी में। क्लियर? और अगर बीच वाला जो थीटा देगा, थीटा का मान, उससे न्यूमेरिकल बनेंगे आपके फर्स्ट ग्रेड या असिस्टेंट प्रोफेसर वाला जो पेपर होता है ना सब्जेक्ट का, उसमें बनते हैं। सेकंड ग्रेड में इससे ज़्यादा नहीं बढ़ेगा। क्लियर? मैंने ही आपको जो पूर्व वीडियो है, इससे पहले पार्ट 1 उसमें बताया है कि किसी आयनिक बंध में जो सहसंयोजक बंध के लक्षण आते हैं, उसके लिए यानी आयनिक बंध में प्रतिशत सहसंयोजक बंध निकालते हो, सहसंयोजक बंध के लक्षण निकालते हो, वो आते हैं किससे? अजान्स्की नियम। वहाँ पर सॉफ्ट इलेक्ट्रॉन अब्र होता था, वो विकृत हो जाता था। जितना विकृत होगा, उतना ही आयनिक बंध में सहसंयोजक बंध के लक्षण आ जाते थे। और यदि सहसंयोजक बंध में आपको आयनिक बंध के लक्षण निकालने हो, यानी कि सहसंयोजक बंध में कितने आयनिक बंध के लक्षण आए हैं, ये आप निकालते हो किसके द्वारा? द्विध्रुव आघूर्ण के द्वारा। ये ब्रह्मास्त्र है, इसे याद रखना। देखिए जैसे इसमें क्या होता है, माना कि कोई ये अणु है ए और ये बी, इसके बीच में कौन सा बंध उपस्थित है? वो उपस्थित है सहसंयोजक बंध। क्लियर? अब मान लिया जाए इस बंध में बी की विद्युत ऋणता थोड़ी सी ए से ज़्यादा है। क्लियर? तो जो बॉन्ड पेयर है वो बी की तरफ शिफ्ट हो जाएगा। बी पर तो आंशिक ऋण आवेश आ जाएगा और ए पर आंशिक धन आवेश। अब ऋण आवेश और धन आवेश के बीच में क्या हो जाता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन। इसके कारण से, इस अट्रैक्शन के कारण ही इसमें क्या आ गए? ये आयनिक लक्षण। आयनिक लक्षण। क्लियर?
इन आयनिक लक्षण इसका मतलब सहसंयोजक बंध में आयनिक लक्षण आ गए। इसको ही अपन को कैलकुलेट करना है कि प्रतिशत में कितने आए। तो आगे देखिए, ए और बी ये मॉलिक्यूल है। अब यदि ये पूरा का पूरा सेपरेट हो जाए तो ये पूरा का पूरा आयनिक बंध हो जाता है और इसको मान लेते हैं हम 100%। और यदि ये इसमें आंशिक रूप से ही सेपरेशन हो तब इसको मानते हैं म्यू कोवलेंट और ये ई इंटू डी। जितना ज़्यादा इलेक्ट्रॉन विद्युत ऋणता में अंतर होगा उतना ही ई होगा, उतना ही म्यू ज़्यादा हो जाएगा, उतना ही बॉन्ड ज़्यादा पोलर हो जाएगा। ये सिंपल सा है, आपने अपनी परसेंटेज निकालते थे वो कैसे निकालते थे? वैसे निकालते थे कि प्राप्तांक अपॉन पूर्णांक। क्लियर? अब प्राप्तांक अपॉन पूर्णांक इंटू 100 इससे आपकी क्या आ जाती थी परसेंटेज। यानी कि कितने पूर्णांक था और कितना प्राप्त हुए उसको 100 से मल्टीप्लाई कर दो। देखो यहाँ जो पूर्णांक है वो तो जब पूरा बंध टूट जाएगा तो 100% आयनिक हो जाएगा। और कितना चार्ज सेपरेशन हुआ ये आपके प्राप्तांक है। तो देखो परसेंटेज आयनिक लक्षण का जो फॉर्मूला आया वो ये आया है कि म्यू कोवलेंट बटा म्यू आयनिक इंटू 100 यानी प्राप्तांक अपॉन पूर्णांक इंटू 100। परसेंटेज आयनिक लक्षण है वो उसको इस प्रकार से लिख सकते हैं, म्यू कोवलेंट ई इंटू डी और ई इंटू डी आयनिक इंटू 100। क्लियर? अब जो परसेंटेज आयनिक लक्षण निकालने का एक फॉर्मूला और है जो किसके द्वारा दिया गया है, वो दिया गया है हेनी स्मिथ के द्वारा। तो इसीलिए इसको बोलते हैं हेनी स्मिथ फॉर्मूला। इस फॉर्मूले के द्वारा भी आप प्रतिशत आयनिक लक्षण निकाल सकते हो। इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है, ये विद्युत ऋणता के अंतर पर आधारित है। प्रतिशत आयनिक लक्षण बराबर 16 इंटू एक्स ए माइनस एक्स बी प्लस 3.5 एक्स ए माइनस एक्स बी का होल स्क्वायर। तो यहाँ पर एक्स ए किसको मानेंगे? हमेशा उस परमाणु को मानेंगे जिसकी विद्युत ऋणता ज़्यादा है। तो एक्स बी किसको मानेंगे? उसको मानेंगे जिसकी विद्युत ऋणता का मान कम है। क्लियर? ताकि इन दोनों का अंतर क्या रहे? हमेशा पॉजिटिव। ओके? अब इसी के बेसिस पर मैंने न्यूमेरिकल सॉल्व करवाए हैं। तो देखिए इसी के बेसिस पर मैं आपको न्यूमेरिकल बताता हूँ। पहला जो न्यूमेरिकल है वो है हेनी स्मिथ फॉर्मूला पर आधारित। माना कि परमाणु ए एवं परमाणु बी के लिए विद्युत ऋणता का मान क्रमशः 1.2 एवं 4.0 है। तो इस बंध में प्रतिशत आयनिक लक्षण ज्ञात कीजिए। ये ए और बी कोई अणु है। इस अणु में इसकी विद्युत ऋणता तो 1.2 है और इसकी है 4.0। इस पर पार्शियल नेगेटिव आ जाएगा, इस पर पार्शियल पॉजिटिव। तो इसमें जो आयनिक लक्षण आए हैं उसका क्या निकालना? प्रतिशत। तो यानी स्मिथ फॉर्मूला से कैसे निकालोगे? 16 एक्स ए किसको मानोगे आप? 4 वाले को, ज़्यादा वाले को। एक्स बी किसको मानोगे? कम वाले। क्लियर? तो 16 4.0 माइनस 1.2 प्लस 3.5 4.0 माइनस 1.2 का होल स्क्वायर। इसको जब सोल्व करोगे तो आपके जो मान आता है वो आता है 72.24%। क्लियर? इसको सोल्व कर लेना पूरा, मैथमेटिक्स में नहीं बताने वाला। जो नेक्स्ट फॉर्मूला है, सॉरी, जो नेक्स्ट न्यूमेरिकल है वो देखिए। एच बी आर कोई अणु एच बी आर है। एच बी आर के लिए द्विध्रुव आघूर्ण का मान 0.78 इंटू 10 की घात माइनस 18 ESU इंटू सेंटीमीटर है तथा दोनों परमाणुओं के बीच की दूरी कितनी दे रखी है? 1.4 एंगस्ट्रॉम है। एच बी आर में प्रतिशत आयनिक लक्षण ज्ञात कीजिए। आपके पास म्यू गिवन है और डी गिवन है, प्रतिशत आयनिक लक्षण पूछ रहा है। तो जो प्रतिशत आयनिक करैक्टर वाला फॉर्मूला वो क्या होता था? म्यू कोवलेंट और म्यू आयोनिक इंटू 100। आपके पास म्यू कोवलेंट गिवन है, उसका मान तो कितना? 0.78 इंटू 10 की घात माइनस 18 ESU डॉट सेंटीमीटर। और ये आयोनिक इसको तोड़ कर रख दो आप ई इंटू डी के रूप में। ये आयोनिक है इंटू 100। क्लियर? अब इसको आगे देखते हैं।
0.78 इंटू 10⁻18 ESU डॉट सेंटीमीटर अपॉन ई। ESU में रखेंगे कितना होता था 4.8020 इंटू 10⁻10 ESU इंटू डी कितना है 1.4 एंगस्ट्रॉम, सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 10⁻8 सेंटीमीटर। अब देखो ESU से ESU कट हो गया, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट हो गया। ये फ़ायदा होता है विद यूनिट वैल्यू रखने का। आपको किसी भी न्यूमेरिकल के शुरुआती स्टेज में ही पता चल जाता है कि आप सही कर रहे हो या नहीं कर रहे हो, तो आपसे गलती होने के चांस कम हो जाते हैं और आपके कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में इससे टाइम की बहुत बचत होती है। आप दूर से ट्यूशन पे ज़्यादा टाइम दे सकते हो। देखिए 10⁻10 10⁻8 18 से ये कट गया। अब इसको सोल्व करोगे तो इसका जो मान आता है वो आता है 11.61%। क्लियर? तो इसके से इन 2 न्यूमेरिकल से आपके द्विध्रुव आघूर्ण वाला क्लियर हो गया। अब एक और इसमें इम्पोर्टेंट पॉइंट है, वो है कि द्विध्रुव आघूर्ण में यदि लोन पेयर की भागीदारी होती है, तो इस दौरान दिशा परमाणु से लोन पेयर की तरफ प्रदर्शित करते हैं। मतलब ये है कि अगर किसी अणु में आपके पास लोन पेयर भी उपस्थित हो, तो उस लोन पेयर की भी भागीदारी रहेगी। उसकी दिशा हमेशा वो परमाणु से लोन पेयर की तरफ मानेंगे द्विध्रुव आघूर्ण की। ये नोटिफ़िकेशन दिया हुआ तो इसको आप चेंज नहीं कर सकते, उधर ही माननी पड़ेगी। चाहे वो विद्युत ऋणता कम हो, ज़्यादा हो, क्योंकि लोन पेयर के साथ विद्युत ऋणता का तो कैसे कंसिडर करोगे? तो इलेक्ट्रॉन जो प्योर है लोन पेयर, उधर ही मानोगे। तो देखियो, या अमोनिया लिया और NF3 लिया, इसमें हाइड्रोजन की विद्युत ऋणता कम इन बंध में तो इसकी दिशा नाइट्रोजन की तरफ होगी तीनों की। और लोन पेयर की दिशा तो ये रहेगी है और इस लोन पेयर की तरफ तो दिशा ये है ही है ऊपर, तो इनकी दिशा अपोजिट होगी। जो द्विध्रुव आघूर्ण है परिणामी वो अमोनिया का ज़्यादा रहेगा NF3 की तुलना में। क्लियर? इसी के साथ आपका जो द्विध्रुव आघूर्ण वाला टॉपिक है, ये द्विध्रुव आघूर्ण क्या होता है, उसकी एप्लीकेशन क्या है, प्रतिष्ठित आयनिक लक्षण कैसे निकालते हैं और इसका क्या महत्व है, ये आपके फिनिश हो गया। इसी में हम आगे देख रहे हैं, वो है VSEPR थ्योरी।